हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्लीपी क्लासेस में। और हम फिर से हाजिर हो गए हैं आपके साथ एमसीक्यू सीरीज़ के साथ। आज का जो पिटारा है वो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। तो विदाउट फर्दर डू चलिए शुरू करते हैं। ओके जी। तो पहला क्वेश्चन है, एस्मा एस्मा एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट एक ऐसा एक्ट है जो कि इंश्योर करता है डिलीवरी ऑफ सर्टन सर्विसेज। ठीक है जी। कई बार ऐसा होता है कि हमारी कोई सर्विसेज ऑब्स्ट्रक्ट कर दी जाती हैं, तो उनकी डिलीवरी इंश्योर करने के लिए एस्मा एक ऐसा एक्ट है जो कि नॉर्मल लाइफ को अफेक्ट नहीं होने देता है। ठीक है, ये पहली स्टेटमेंट है। दूसरी स्टेटमेंट है, ये एक्ट प्रोहिबिट करता है स्ट्राइक ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑफ सर्टन डिपार्टमेंट्स। ये दो स्टेटमेंट्स हैं आपके सामने। ओके। तो अब इन स्टेटमेंट से करेक्ट कौन कौन सी है? ऑप्शंस हमारे पास हैं ओनली वन, ओनली टू, दोनों, एक या दो, नाइदर वन नाइदर टू। तो उसका सही जवाब जो है वो वन एंड टू दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। ठीक है जी। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन से पहले हम थोड़ा सा कुछ समझ लेते हैं, थोड़ा सा पीछे जाते हैं। ठीक है, मार्च का समय चल रहा है, तो मार्च तो पिछले साल का याद ही होगा, लॉकडाउन हुआ था। तो जब लॉकडाउन हुआ था तो सरकार ने कुछ चीज़ें अलाउ कर दी थी जिनको हमने कहा था एसेंशियल सर्विसेज। तो आप सबको याद होगा कि लॉकडाउन में हम सब घरों के अंदर थे, लेकिन कुछ सर्विसेज जी वो चालू थी, जैसे कि मेडिसिन्स हो गई, दवाइयाँ इंपॉर्टेंट हैं, हॉस्पिटल्स हो गए। ठीक है। फिर वेजिटेबल्स फ्रूट्स हो गए। वेजिटेबल्स, मैं फिर से माफ़ी मांगूंगा, मेरी हैंड राइटिंग बहुत ही ख़राब है। फिर हमारे मिल्क हो गया। फिर हमारे बैंक्स हो गए। और क्या था, हमारे गुड्स एसेंशियल्स। ठीक है जी, अंडा, दूध, ब्रेड, इसकी जो गाड़ियाँ थीं वो अलाउ कर दी थी। और हमारे सफाई कर्मचारी जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया था। ठीक है जी। तो और पुलिस भी थी इसमें। तो ऐसी काफ़ी चीज़ें थी जिनको सरकार ने एसेंशियल सर्विसेज में इंक्लूड कर दिया था। आपने अगर न्यूज़ में सुना होगा तो काफ़ी स्टेट गवर्नमेंट्स ने एस्मा एक्ट लागू कर दिया था, और उसमें कहा था कि जितने भी डॉक्टर्स हैं जितने भी डॉक्टर्स हैं उसको एस्मा एक्ट के अंदर डाल दिया था। ऑफ कोर्स कोविड-19 चला था, तो डॉक्टर्स की बहुत बहुत ज़रूरत पड़ गई थी। ठीक है। तो ये आगे हमारे एसेंशियल सर्विसेज क्या होते हैं, अगर आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में थोड़ा सा अगर पता होगा तो अब आगे इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ठीक है। तो राइट टू प्रोटेस्ट जो है वो हमारा फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 19। ठीक है जी। और अंडर आर्टिकल 19 में क्या आता है जी, कि हम असेंबली कर सकते हैं लेकिन जी पीसफुल होनी चाहिए और विदाउट आर्म्स होनी चाहिए। ठीक है, ये एक है। दूसरा आता है कि आप अपनी यूनियंस और एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारे आर्टिकल 19 में आता है। लेकिन आपको पता है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं उसके साथ रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस भी आती हैं। ठीक है जी। तो ये एक तो है जी, राइट टू प्रोटेस्ट जो है वो फंडामेंटल राइट है। और राइट टू स्ट्राइक जो है वो एक लीगल राइट है विद स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है जी। तो हर चीज़ के साथ आपको कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी मिलती हैं। तो एस्मा जो है ये एक लॉ बनाया गया है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने। और इसकी जो लिस्ट नंबर 33 है, कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है, 33, लिस्ट नंबर 33 जो है कॉन्करेंट लिस्ट में सेवेंथ स्केड्यूल। अब मैं इसको अंडरलाइन इसलिए कर रहा हूँ कि आपके लिए होमवर्क है कि आज आपने कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में पढ़ना है। ठीक है जी। आपको टाइप ऑफ लिस्ट पता होनी चाहिए, स्टेट, यूनियन और कॉन्करेंट। तो चलिए अब ये जो लिस्ट नंबर 33 है कॉन्करेंट लिस्ट के अंडर, ठीक है, अब इसको बताते हैं कि 33 में क्या क्या आता है। उसमें आते हैं हमारे ट्रेड और सप्लाई। ठीक है, ट्रेड और सप्लाई हमारी इंश्योर होनी चाहिए।
ठीक है, लिस्ट नंबर 33 में आते हैं। आप इसको एक बार ज़रूर पढ़िएगा, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। तो एस्मा एक्ट जो है वो लिस्ट नंबर 33 जो है कॉन्करेंट लिस्ट की 7th शेड्यूल उसको कवर करती है, ओके। और जो एग्जीक्यूशन जो है एस्मा एक्ट की वो डिस्क्रिशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंड करती है इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। अगर कोई ऐसी स्ट्राइक हो गई है जो कि यूनियन ऑफ इंडिया में ही चल रही है तो उसमें यूनियन इसमें कॉग्नेंस लेगा या उस पर कुछ कार्यवाही करेगा। लेकिन नॉर्मली क्या होता है स्टेट गवर्नमेंट में, मैं इसका एग्जांपल आपको देता हूँ कि कुछ साल पहले एमसीडी जो थी दिल्ली गवर्नमेंट की, वहाँ पे क्या हुआ था कि सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी थी, वो स्ट्राइक पे चले गए थे, ठीक है। और दिल्ली के ही दो केसेस हैं, एमसीडी ऑफ दिल्ली में ये सफाई कर्मचारियों की स्ट्राइक हुई थी और डॉक्टर्स ने भी वहाँ पे स्ट्राइक कर दी थी। ये दोनों चीज़ें हुई थी, अलग अलग टाइम पे हुई थी बट दिल्ली में ही हुई थी। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने एस्मा एक्ट को इन्वोक किया था। इसमें बेसिकली क्या होता है कि आप एसेंशियल सर्विसेज के जो भी चीज़ें आती हैं उसमें आप गवर्नमेंट बोलती है कि आप वापस जाओ, आपको काम करना पड़ेगा, यू डोंट हैव द राइट टू स्ट्राइक, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि इसमें सर्विसेज कौन कौन सी कवर होती हैं एस्मा एक्ट में। तो जी डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसमें कि आर्मी आ गई, एयरफोर्स आ गई, नेवी आ गई और कोस्ट गार्ड्स भी आ गए, ठीक है जी। और इसमें आते हैं पोस्टल टेलीफोन सर्विसेज और टेलीग्राफ सर्विसेज, मतलब ये लोग इसमें कवर होते हैं। उसके बाद आते हैं रेलवे ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, मतलब कि आप बाय एयर लैंड और वाटर के हिसाब से जो भी आपकी ट्रांसपोर्टेशन चल रही है दे कैन नॉट गो ऑन स्ट्राइक, ठीक है। मतलब दे कैन गो ऑन स्ट्राइक बट उसको एसेंशियल सर्विसेज में डाला गया है, ओके। गुड्स सर्विसेज जो कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में आते हैं, जैसे हमने लिस्ट नंबर 33 के बारे में जो बात की रही थी उसमें ये डाला हुआ है, ठीक है जी, गुड्स ट्रांसपोर्ट। आगे जो है वो हेल्थ सर्विसेज आती हैं, हॉस्पिटल्स, सैनिटेशन सर्विसेज, हमने सफाई कर्मचारियों के बारे में बात करी थी। और ऐसी सर्विसेज जो कि नेसेसरी फॉर लाइफ हैं और जिसकी वजह से कम्युनिटी को मतलब हार्डशिप फेस कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमारे शहरों में या गांव में तो खैर यूजुअली हम खुद ही सफाई करते हैं, शहरों में ही की बात देखी जाए कि अगर सफाई नहीं होती है तो बहुत ज़्यादा हार्डशिप हो सकती है, फाउल स्मेल आ सकती है, महामारी का खतरा भी फैल सकता है, ठीक है जी। तो ये एस्मा के बारे में ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट इसलिए टॉपिक है क्योंकि कोविड-19 के टाइम पे कुछ स्टेट्स ने एस्मा एक्ट के अंडर हॉस्पिटल्स को और डॉक्टर्स को इसमें ले आए थे, ठीक है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं, ओके। तो अकॉर्डिंग टू फैक्ट्रीज एक्ट 1948 एन अडल्ट मीन्स अ पर्सन हु हैज़ completed डैश ईयर्स ऑफ एज, मतलब कि व्यस्क, अगर हिंदी में बोले एक व्यस्क इंसान कौन है जिसने कितने की एज कंप्लीट कर ली है। अब ये जो क्वेश्चंस है फैक्ट्री एक्ट के, इसमें आपका जो लेवल है वो इतना हाई भी ईपीएफओ नहीं पूछ सकता क्योंकि इसमें आपको नॉर्मल चीज़ें आने बहुत ज़रूरी हैं, बट उन नॉर्मल चीज़ों में भी हम कई बार मात खा जाते हैं, ठीक है जी। तो इसका जो आंसर है वो है ऑब्वियसली 18 ईयर्स ओल्ड, ठीक है जी। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। तो जो सेक्शन 2 है ना जो फैक्टरीज एक्ट का, वो डिफाइन करता है कि अडल्ट का मतलब क्या है, एडोलेसेंट का मतलब क्या है, चाइल्ड का मतलब क्या है, यंग पर्सन का मतलब क्या है, डे का मतलब क्या है, क्योंकि हर चीज़ जो है वो स्टैट्यूट के हिसाब से चलती है, बेयर एक्ट के हिसाब से चलती है, ठीक है जी। तो अडल्ट का मतलब जो होता है कोई ऐसा इंसान जिसने 18 साल की उम्र कंप्लीट कर ली है, ठीक है जी। फिर आते हैं एडोलेसेंट, उसका मतलब ये है कि जिसने अपने 15 साल कंप्लीट कर लिए हैं लेकिन 18 साल नहीं कंप्लीट करे हैं, मतलब कि वो 15 और 18 के बीच में है, एडोलेसेंट उसे कहते हैं। चाइल्ड का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसने 15 साल की एज कंप्लीट नहीं करी है, मतलब कि वो अगर 14 साल 11 महीने का भी हुआ तो उसे चाइल्ड ही माना जाएगा, ठीक है जी। और यंग पर्सन क्या होता है, हु इज़ आइदर अ चाइल्ड और एन एडोलेसेंट,
इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो 15वां साल है वो रनिंग है। ठीक है, इसको आप अगर कोरिलेट करेंगे चाइल्ड और अडोलेसेंट में तो इसका मतलब है कि उसका 15वां साल रनिंग है। और ये जो सेक्शन 2 है फैक्ट्रीज एक्ट का, ठीक है जी, ये बिल्कुल स्टैट्यूट से उठाया हुआ है, बिल्कुल सेम लैंग्वेज उठाई हुई है। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और डे का मतलब होता है पीरियड ऑफ 24 आवर्स, दिन नहीं हुआ, इसका मतलब होता है 24 घंटे। और वो स्टार्ट कब होता है? बिगिनिंग एट द मिडनाइट, मतलब कि 12 बजे, 12 AM। इसलिए आपने कभी देखा होगा कि पेट्रोल की कीमतें जब भी चेंज होती हैं वो रात के 12 बजे ही चेंज होती हैं। ठीक है जी, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट वाज एनेक्टेड इन विच ईयर? इसके 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, और इसमें आपने बिल्कुल याद रखनी है। मैंने आपको कल वाले लेक्चर में भी बोला था, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपने याद करना है। कृपया अपने पेन और पेपर अपने पास रखिए। रिवीजन इज़ द की फॉर एनी एग्ज़ाम। आप जितनी बार रिवाइज करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर है। ठीक है, तो इसका आंसर है 1881। चलिए इसकी और एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ठीक है, ओके। तो लॉर्ड रिपन जो थे, लॉर्ड रिपन जी के बारे में जानेंगे तो ये हमारे 5th वाइस रॉय थे। ठीक है जी, 5th वाइस रॉय थे, और इन्होंने बहुत ज़्यादा काम करा था। इन्होंने ही रियली हेल्प्ड इन इम्प्रूविंग द कंडीशंस, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म्स लेके आए थे। लेकिन जो अब आप एक और चीज़ देखेंगे कि 18th सेंचुरी के बारे में आप जब भी पढ़ेंगे अपनी एनसीईआरटीज़ में या वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बहुत ज़्यादा आ रहा था। ठीक है, इंग्लैंड में, यूरोपियन कंट्रीज़ में, बट साथ साथ इंडिया में भी काफ़ी चीज़ें उसमें चेंजेस आ रही थी। ठीक है जी, तो जो अब बात याद रखने वाली क्या है कि जो फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट है वो पास किया गया था लॉर्ड रिपन, कौन से ईयर में? 1881 में। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, हैंड राइटिंग के लिए अलग, अगेन सॉरी, 1881। ओके जी, तो ये जो एक्ट था ये सिर्फ फैक्ट्रीज, उन्हीं फैक्ट्रीज़ के लिए एप्लीकेबल था जो कि मैकेनिकल पावर यूज़ कर रहे थे। मैकेनिकल पावर जिसमें मशीनरी यूज़ होती हैं, और जिसकी जो एम्प्लॉय है वो 100 से कम नहीं होने चाहिए, मतलब कि जिसमें 100 से कम तो नहीं होने चाहिए, इसमें उससे ज़्यादा ही होने चाहिए थे। ठीक है जी, और जो एक्ट है वो प्रोहिबिट करता था चिल्ड्रन जो 7 साल से कम है उनको प्रोहिबिट करता था कि आपने काम नहीं करना है। ठीक है जी, एक एक पॉइंट है फैक्ट्रीज एक्ट जो पहला आया था। दूसरा था कि जो वर्किंग हार्स हैं वो भी लिमिट कर दिए थे, 9 घंटे का काम कर सकते हैं फॉर चिल्ड्रन बिलो 12 ईयर्स। तो इसका मतलब है कि 7 साल से जो ऊपर हैं वो काम कर सकते हैं, लेकिन 9 घंटे के लिए। ठीक है जी, ओके। तो ये जो एक्ट है उसने प्रोविज़न भी दी थी कि 1 घंटे का ब्रेक आपको मिल सकता है, जो वर्किंग पीरियड है जो भी उस टाइम पे डिसाइड होता था, और 4 दिन की छुट्टी भी मिलती थी। कितने? एक मंथली, एक मंथ में 4 दिन की छुट्टी मिलती थी। ओके, और जो मशीनरी है, जो आपकी मैकेनिकल मशीनरी है, उसकी फेंसिंग बहुत ज़रूरी थी। तो ये हमारा फर्स्ट एक्ट था जिसमें कि रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया था। और किसने करवाया था जी? लॉर्ड रिपन जी ने करवाया था। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, तो वेलफेयर ऑफिसर्स आर टू बी अपॉइंटेड वेयर इन डैश मोर वर्कर्स आर ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड। अब देखिए, वेलफेयर ऑफिसर के बारे में हम जानेंगे आगे क्या है, लेकिन आपको कभी भी ये क्वेश्चन आता है तो उसमें आपने सीधे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि आपको इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, बहुत चांसेस हैं, बेसिक क्वेश्चंस हैं, तो आपने सीधा टिक करना है 500। ये इसका आंसर है। ठीक है जी, चलिए अब इसकी एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। तो ये सेक्शन 49 है फैक्ट्रीज एक्ट 1948। ठीक है, सेक्शन 49। तो इसमें डिफाइन करता है कि वेलफेयर ऑफिसर के बारे में कि हर फैक्ट्री में जहाँ पे 500 या उससे ज़्यादा वर्कर्स हैं जो कि ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड हैं, द ऑक्यूपायर। अब ऑक्यूपायर क्या होता है? जो इस पूरे को मैनेज करता है। ठीक है, द ऑक्यूपायर जो है वो एम्प्लॉय करेगा वेलफेयर ऑफिसर को। ठीक है जी, ये बहुत ज़रूरी है। और वेलफेयर ऑफिसर के लिए हमने देख लिया यहाँ पे कि जी 500 आ गया है। अब आपने बोला कि सर ने बोला था 500 है, 500 टिक करना है, लेकिन अगर उसमें स्टेटमेंट आ गई जी
कि स्टेट ऑफ कर्नाटका में 500 की जगह 200 है। ये अब बहुत इंपॉर्टेंट आ गया, ठीक है जी। तो नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में पूरे इंडिया में नॉर्मली 500 है, लेकिन अगर स्टेट ऑफ कर्नाटका के बारे में अगर उन्होंने मेंशन करा है, क्योंकि ये एक इकलौता स्टेट है, तो वहाँ पे 200 की है, ठीक है जी। 500 नहीं है, 200 है, ठीक है। तो अब वेलफेयर ऑफिसर के बारे में जानते हैं कि वो होता क्या है, ठीक है जी। ये वो एक ऐसा इंसान है जो कि सर्विसेज देखता है कि आपके जो मेडिकल फैसिलिटी है वर्कर्स को ठीक मिल रही है, पीने का पानी ठीक है कि नहीं, कैंटीन की व्यवस्था ठीक है कि नहीं, टॉयलेट की व्यवस्था ठीक है कि नहीं, कि मेल और फीमेल्स के लिए ठीक से टॉयलेट है कि नहीं, उसमें स्क्रीनिंग एरिया वगैरह ठीक है कि नहीं, रेस्ट एरिया प्रिस्क्राइब किया गया है कि नहीं, चाइल्ड केयर जो है आपकी क्रेचेस होते हैं वो वहाँ पे है कि नहीं, और जो वर्कर्स हैं उनको उनके राइट्स के बारे में भी बताना है कि आपकी वेजेस कितनी हैं, आपको कितने घंटे की वेजेस मिल रहे हैं, ओवर टाइम रेट्स क्या हैं, कि अगर आप कुछ ज़्यादा टाइम काम करते हैं तो आपको ओवर टाइम कितना मिलेगा, आपकी लीव एंटाइटलमेंट क्या है अगर आप बीमार हो जाते हैं या कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये चीज़ें वो आप फैक्ट्री के वर्कर्स को कम्युनिकेट करना है, और वो इंश्योर करता है कि जो मैनेजमेंट है वर्कर्स के साथ, वो बिल्कुल मैनेजमेंट जो है वो प्रॉपरली हो, और वर्कर्स और जो आपके ऑक्यूपायर हैं जो मैनेज कर रहे हैं ऊपर, ठीक है जी, उसके साथ एक अच्छा तालमेल बना के रखे। तो वेलफेयर ऑफिसर का जो काम है वो एक तालमेल बिठा के बैठ तालमेल मिलाना है किसके बीच में, जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं और जो आपकी पूरी फैक्ट्री है, ठीक है जी। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। Crutches are to be made wherein dash number of employees are ordinarily employed। अब जी, काफ़ी लोगों को क्रचेस के बारे में नहीं पता होगा, मुझे भी नहीं पता था, मुझे खुद गूगल करना पड़ा था जब मैंने इस वर्ड को पढ़ा था। आप भी कर सकते हैं, बट नॉर्मल अगर आपको बताना है तो क्रचेस क्या होते हैं, वो एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे छोटे बच्चे जो होते हैं, ठीक है, छोटे बच्चे होते हैं जो कि अभी आगे जाके हम बताएंगे कि उसकी एज कितनी है, एक्ट के अकॉर्डिंग उसकी एज दी गई होती है। छोटे बच्चों को रखने के लिए छोटी जगह होती है, क्योंकि जो वेमेन होती हैं जो अपनी मेटर्निटी लीव के बाद आती हैं, तो वहाँ पे छोटे बच्चों को रखने की व्यवस्था होती है, ओके जी। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो क्रेच वो जगह होती है कि अगर कोई भी प्रेमिसेस है वहाँ पे एक जगह बना दी जाती है छोटे बच्चों के लिए, जहाँ पे कि बच्चों के खेलने के लिए भी व्यवस्था होती है, सोने के लिए भी होती है, और वहाँ पे केयर टेकर्स भी होते हैं, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं कि क्रचेज जो हैं वहाँ पे कितने एम्प्लॉयज़ ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड होने चाहिए, क्रचेज बनाने के लिए जो है हमारी जो एलिजिबिलिटी है वो कितनी एम्प्लॉयज़ की मिनिमम होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या है जी, 30। इसका आंसर 30। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं, ओके। तो सेक्शन 48 के अंडर आता है ये, फैक्ट्रीज एक्ट के सेक्शन 48 के अंडर आता है। क्रैचेस क्या होते हैं कि किसी भी फैक्ट्री में जहाँ पे 30 वुमेन वर्कर्स हैं ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड, ठीक है जी, और उनको प्रोवाइड किया जाएगा, ये स्टैट्यूट के अंदर दिया हुआ, ये एक्ट के अंदर दिया गया हुआ है कि उनको प्रोवाइड किया जाएगा एक सूटेबल रूम, हमने ऊपर बात की थी सूटेबल रूम, या एक से ज़्यादा रूम भी हो सकता है, फॉर यूजेस ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज। अब ये एज बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 ईयर्स, ठीक है जी, अंडर द एज ऑफ 6 ईयर्स ऑफ सच वुमेन, मतलब 6 साल से छोटे बच्चों के लिए एक मेंटेन्ड रूम होना चाहिए, सूटेबल रूम होना, एक या एक से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। और ऐसे जो रूम हैं वो उसकी एडिक्वेट अकोमोडेशन होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि एक बहुत ही छोटा रूम दे दिया हुआ है, बच्चे परेशान हो रहे हैं, वहाँ पे फ़ैन नहीं है, वहाँ पे अच्छी सी बेडिंग नहीं है, वैसे नहीं है, एक प्रॉपर एडिक्वेट अकोमोडेशन होनी चाहिए, जिसकी लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है जी, बिल्कुल डार्क रूम में भी नहीं है, और उसके उसके आसपास वेंटिलेशन मतलब कि हवादार होना चाहिए, वहाँ पे खिड़कियों का प्रावधान होना चाहिए जहाँ पे लाइट अच्छी हो, और जो कि साफ़ सुथरा हो, साफ़ सुथरा जहाँ के क्लीनिनेस हो, सैनिटरी कंडीशन भी ठीक हो, और वो मतलब कि किसी वुमेन के अंडर चार्ज में होगा, ठीक है जी। वहाँ का जो भी एम्प्लॉय होगा जो कि वुमेन होगी वो उसके अंडर चार्ज में रहेगा, ठीक है, जो कि छोटे बच्चों को और छोटे इन्फेंट्स के टेक केयर कर सके, ताकि जो जो भी माएँ गई हुई हैं काम करने के लिए वो वहाँ पे छोड़ के जाएं, ये स्टैट्यूट में लिखा है, ठीक है जी। और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो रूल्स बना सकती है लोकेशन, अगर आपकी फैक्ट्री है कहीं पे तो स्टेट गवर्नमेंट लोकेशन के ऊपर रूल बना सकती है कि
उसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो किस तरीके से होनी चाहिए, जो भी रूम आपने बनाना है पहले तो आप लोकेशन कहाँ पे हो सकती है, कंस्ट्रक्शन जो है उसका कैसा स्टैंडर्ड होना चाहिए, अकोमोडेशन किस तरीके की होनी चाहिए कि आपके रूम्स इस तरीके के होने चाहिए, अगर वहाँ पे इस प्रकार के बेड लगने हैं, इस प्रकार की लाइटनिंग होनी है, कई बार ठंडे इलाके होते हैं तो वहाँ पे हीटर्स भी होने चाहिए, सेंट्रलाइज्ड एसी भी हो सकते हैं क्योंकि बहुत बहुत बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं उनके पास ये अकोमोडेशन बनाने की व्यवस्था होती है, और उसमें फर्नीचर भी होनी चाहिए। और अदर इक्विपमेंट्स क्या होते हैं जिसमें कि खिलौने हुए बच्चों के लिए, टीवी भी हुए हैं आजकल, आप छोटे छोटे बच्चों के लिए झूले भी लगा सकते हैं। ठीक है जी, तो ये स्टेट गवर्नमेंट ऐसे रूल्स बना सकती है। और जो फैक्ट्रीज़ में चिल्ड्रन की टेक केयर करने के लिए विमेन वर्कर हैं, उनको ना सूटेबल फैसिलिटी देनी चाहिए, वॉशिंग और चेंजिंग देयर क्लोथ्स। ठीक है जी, वो अपने, क्योंकि कुछ मदर्स हैं जो ब्रेस्ट फीड भी करेंगे तो उनको भी प्रॉपर क्लोथिंग और वॉशिंग एरिया भी चाहिए होता है, छोटे बच्चों के नैपीज़ चेंज करने होते हैं तो वो एक सूटेबल एरिया भी चाहिए होता है। ओके, और इसमें एक और चीज़ भी लिखी है कि जो फैक्ट्रीज़ हैं वहाँ पे फ्री मिल्क रिफ़्रेशमेंट का प्रावधान होना चाहिए, फ्री मिल्क रिफ़्रेशमेंट। ठीक है, और ठीक है जी, या तो फ्री मिल्क होना चाहिए या तो रिफ़्रेशमेंट होना चाहिए। ठीक है जी, या तो दूध या तो रिफ़्रेशमेंट, दो या फिर दोनों चीज़ें होनी चाहिए बच्चों के लिए। ठीक है, और ये जो फैसिलिटी है, ठीक है, ये जो फैसिलिटी है वो मदर्स को मिलनी चाहिए ताकि वो टाइम टाइम पे अपने नेसेसरी इंटरवल पे चिल्ड्रन को फीड भी कर पाएँ। ठीक है जी, अब क्योंकि काफ़ी छोटे न्यूनाटल्स होते हैं, मतलब इन्फेंट्स होते हैं, उनको ब्रेस्ट फीडिंग करनी होती है तो वो नेसेसरीली इंटरवल भी मिले इसके लिए। ठीक है जी, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, आप सब बोलेंगे सर ने कैसे कैसे क्वेश्चन डाल दिए हुए हैं, कितने नंबर कितने नंबर, बट ये स्टैट्यूट का पार्ट है। आप हमने बहुत ही केयरफुली एक्ट को पढ़ा है, समझा है, और उनमें से ये क्वेश्चंस निकाले हैं, और हाई चांसेस है कि इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन है कि एम्बुलेंस रूम जो है वो प्रोवाइडेड है कितने ज़्यादा एम्प्लॉयज़ के अंडर होना चाहिए। ठीक है जी, तो अब इसका सीधा सीधा आंसर आपको बता देते हैं, इसका आंसर है 500। ओके, अब इसको और विस्तार में देखते हैं क्या है इसके अंदर चीज़। ठीक है, अब ये सेक्शन 45 है फैक्ट्रीज एक्ट का। आप बोलेंगे सर आपने तो आज लॉ की क्लास ले ली, बट क्या करें, ये आपके सिलेबस का पार्ट है और इसके पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सेक्शन 45 जो है ना वो फर्स्ट एड अप्लाइंसेस के बारे में बात करते हैं कि हर फैक्ट्री जो है वो एक्सेसिबल, रेडिली एक्सेसिबल फर्स्ट एड बॉक्सेस प्रोवाइड करेगी। ठीक है जी, और ये वर्ड जो है वो कप वर्ड्स हैं। ठीक है जी, वो फर्स्ट एड और बॉक्सेस और कपबर्ड्स इक्विप्ड होने चाहिए जिसमें कि सारी प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन्स, आपकी पट्टियाँ, बाकी जो भी चीज़ें जो स्टैट्यूट में है वो प्रोवाइड करेगी, और इसका, और ये मेंटेन्ड भी रहेंगी, और ये एक एक फर्स्ट एड बॉक्स होनी चाहिए हमेशा 150 वर्कर एट अ टाइम का। मतलब कि अगर आपके शिफ्ट्स में कई फैक्ट्रीज़, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ होती हैं तो उसमें अगर आपके 1000 या 2000 भी हैं तो आपका जो रेशो है वो 150 वर्कर पे एक तो एटलीस्ट फर्स्ट एड बॉक्स और कपबर्ड है बिल्कुल रेडिली होनी चाहिए। और एक्सेप्ट प्रिस्क्राइब्ड कंटेंड, मतलब कि जो आपकी जो चीज़ें प्रिस्क्राइब करी हैं उसके अलावा कुछ भी उस फर्स्ट एड में नहीं होना चाहिए उसके अलावा। ठीक है जी, ये फर्स्ट एड के बारे में दिया गया है। ठीक है, और उसका जो कप फर्स्ट एड है और जो कबर्ड है वो जिस भी इंसान के पास दिया जाएगा वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो है उसके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए फर्स्ट एड ट्रीटमेंट के रिकग्नाइज के लिए। ऐसा नहीं है कि आपने किसी वर्कर को ही लगा दिया, एक प्रोफेशनल इंसान के पास वो चीज़ होनी चाहिए। ठीक है जी, और वो रेडिली अवेलेबल होनी चाहिए क्योंकि जब भी कभी कोई मिस हैपनिंग होती है तो आपको पता होना चाहिए कि फ़र्स्ट एड बॉक्स यहाँ पे रखा हुआ है, ये पर्टिकुलर इंसान उस पर्टिकुलर चीज़ से रिलेशन रखता है। ठीक है जी, अब आते हैं कि एम्बुलेंस के बारे में, जो अभी हमने क्वेश्चन किया था कि 500 से ज़्यादा वर्कर्स हैं, मोर देन 500 वर्कर्स हैं किसी फैक्ट्री में एम्प्लॉयड, तो एक एम्बुलेंस रूम जो है वो प्रिस्क्राइब्ड साइज़ में
होने ही चाहिए। ठीक है जी। एम्बुलेंस रूम का मतलब क्या होता है? एक तो एम्बुलेंस होती है जो कि आपकी ड्राइव करके लेके जाते हैं। एम्बुलेंस रूम का मतलब होता है जहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड इक्विपमेंट जो कि स्टैट्यूट में है, ठीक है जी। कई बार होता है कि ऑक्सीजन होनी चाहिए वहाँ पे, फिर आपके व्हील चेयर होनी चाहिए। ये जस्ट एग्जांपल्स हैं, नॉट नेसेसरी कि ये प्रिस्क्राइब्ड हैं। लेकिन एक तो होता है फर्स्ट एड बॉक्स जिसमें हमने देखा पट्टियाँ वगैरह और दवाइयाँ वगैरह होती हैं, लेकिन एम्बुलेंस रूम है जहाँ पे कि कई बार आपको ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, आपको व्हील चेयर चाहिए, स्ट्रेचर चाहिए। ठीक है जी। और उसका जो इंचार्ज है वो मेडिकल और नर्सिंग स्टाफ है। ठीक है जी। तो ऊपर वाले में क्या है कि आपका एक पर्टिकुलर पर्सन है जिसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ऊपर वाले में हमने डिस्कस किया कि उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए फर्स्ट एड ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन जो एम्बुलेंस रूम है उसका प्रिस्क्राइब्ड साइज़ होता है, रूम का प्रिस्क्राइब्ड साइज़ होता है, उसमें प्रिस्क्राइब्ड इक्विपमेंट होती है कि ये चीज़ें हमने देखनी है, ये पर्टिकुलर होनी चाहिए। और साथ में वहाँ पे मेडिकल और नर्सिंग स्टाफ भी होता है, मतलब एक डॉक्टर भी हो सकता है वहाँ पे और एक नर्स भी हो सकती है। ठीक है। वो आपकी प्रिस्क्राइब्ड होती हैं। ठीक है। और वो हमेशा ही रेडिली अवेलेबल होनी चाहिए वर्किंग आवर्स के टाइम पे। ठीक है जी। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ओके। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इज़ कंटेन्ड इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसका सही आंसर क्या है जी? इसका सही आंसर है आर्टिकल 39। हमने बहुत बार सुना है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, और इसके बारे में अच्छे से थोड़ा सा जानते हैं। और तो अब जो चीज़ें हम अभी समझने वाले हैं उनसे आप खुद क्वेश्चंस निकालेंगे। आप जब भी वीडियो देख रहे हैं, मैंने आपको बोला है पेन पेपर अपने साथ रखिए। कई बार कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं आपने स्ट्राइक किया, आपका दिमाग चल रहा है, आपने वो लिख लिए, वो पढ़े, उससे क्वेश्चन आए और आपकी सिलेक्शन हो गई और आपने बोला कि बल्ले बल्ले, थैंक यू सर। ओके जी। अब देखिए आर्टिकल 36 और 51 जो है, आर्टिकल 36 से लेके 51 जो है और जो कि पार्ट 4 में आता है, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। और जी ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो क्यों है वो आगे जानते हैं। ठीक है जी। जो जो भी ये प्रोविजंस हैं, इस प्रोविज़न है इस पूरे पार्ट 4 में, इन आर्टिकल्स में, वो फंडामेंटल तो हैं नेचर में, गवर्नेंस ऑफ कंट्री के लिए हमारी एक गाइडलाइंस हैं कि एक स्टेट को किस तरीके से होना चाहिए। लेकिन ये किसी कोर्ट में एनफोर्सेबल नहीं है। ठीक है जी। मतलब कि इनको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकते, ये गाइडलाइंस हैं। ठीक है। तो अब आर्टिकल 19 के आते हैं, सॉरी आर्टिकल 39 पे आते हैं। ये एक सोशलिस्टिक प्रिंसिपल पे है। ठीक है जी। अब सोशलिस्टिक पे आएंगे तो यहाँ पे जाते हैं हम। सोशलिस्टिक कहाँ आता है, कहाँ आता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? सोशलिस्टिक कहाँ आता है जी? प्रियम्बल में आता है। और जो चीज़ प्रियम्बल में आई है मतलब उसका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। तो आर्टिकल 39 का क्या प्रिंसिपल है कि ये एक सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में बात करता है और एक वेलफेयर स्टेट के बारे में भी बात करता है। ठीक है जी। अब वेलफेयर स्टेट क्या होता है जी? कि हमारा जो कंट्री है वो हमारे जो स्टेट है, हमारे लोग हैं, उनकी भलाई के लिए काम करता है। ठीक है जी। हम प्रॉफिटेबल स्टेट्स में नहीं आता है। हमारा जो है मकसद है कि सबका विकास होना चाहिए, सबका वेलफेयर होना चाहिए। ओके जी। अब इसके जो सर्टेन प्रिंसिपल्स हैं 39 के, वो क्या हैं? ये कहता है कि स्टेट इंश्योर करेगा कि सारे जो सिटीजन्स हैं, मेन एंड वुमेन, उनके जो राइट्स हैं, ठीक है जी, एक एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड होना चाहिए सबके पास। मतलब सबके पास अपने जीने के लिए, रोज़मर्रा के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। अब इससे थोड़ा सा हम आएंगे कि इससे ऐसी कौन सी चीज़ निकली थी एडिक्वेट लाइवलीहुड के लिए? MNREGA। आप बोलेंगे सर मनरेगा? हाँ जी, मनरेगा। सबको 100 दिन की रोज़ी पक्की। ठीक है। और ये चीज़ अब हम क्यों मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का क्या सिस्टम है कि चाहे एक मैन हो या एक वुमेन हो,
मनरेगा में जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में जितनी भी उसके पर डे की रखी है, सपोज़ अगर 200 रुपीज़ है पर डे, तो वो दोनों को इक्वली ही मिलेगा, चाहे काम जैसा भी हो दोनों को इक्वली मिलेगा। ठीक है जी। तो ये मनरेगा का एग्जांपल है और इक्वल पे ऑफ इक्वल वर्क का भी एग्जांपल आ गया। ठीक है जी। अब आते हैं मटीरियलिस्टिक रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज टू बेस्ट सर्विस कॉमन गुड। मतलब कि जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं वो इस तरीके से कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए ताकि वो एक कॉमन गुड में, ऐसा नहीं है कि हमने कोई चीज़ इस तरीके से बांट दी है कि रिचेज़ को ही मिली जा रही है, गरीबों को मिल ही नहीं रही है। तो इसके लिए हमने काफ़ी स्कीम्स भी चलाई हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, और हम स्कीम का एक अलग से लेक्चर भी आपको दे देंगे। ठीक है। अब आते हैं, ऑपरेशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम डज नॉट रिजल्ट इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन टू कॉमन डायरेक्ट में। मतलब कि आपकी जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो इस तरीके से नहीं आनी चाहिए कि जो रिच है वो रिच होते जाएं, ठीक है, और जो पुअर हैं वो पुअर होते जाएं। ये एक इक्वल बैलेंस में होना चाहिए कि अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं, इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो इस तरीके से है कि इट इज़ ओपन फॉर एनीवन, कोई भी अपना कोई भी व्यवसाय शुरू कर सकता है। ठीक है जी। ओके। और अब हम इक्वल पे और इक्वल वर्क की बात करेंगे तो हमने मनरेगा का एग्जांपल दे ही दिया था। ठीक है जी। और अब अगला जो पॉइंट है इसमें कि प्रेजर्वेशन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर एंड चिल्ड्रन अगेंस्ट फोर्सेबल एब्यूज़। देखिए जी, अब्यूज़ किसी भी तरीके का हो सकता है, फिज़िकल, मेंटल, टॉर्चर। तो हमें जो फिज़िकल मेंटल हेल्थ है और जो स्ट्रेंथ है वो वर्कर्स की संभाल के रखनी है, मतलब उन्हें प्रताड़ना नहीं करनी है उनकी। ठीक है। इसीलिए हमारे कंट्री में काफ़ी लेबर लॉज हैं, हमारे पास पुलिस है, स्टेट बार बार देखती है कि जो लेबर क्लास है उनका ध्यान रखा जाए। जैसे कोविड-19 के टाइम पे भी जब लॉकडाउन हुआ था तो काफ़ी स्टेट गवर्नमेंट्स ने उनको फ्री राशन दिया था। ठीक है जी। तो एक प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ और स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स की बहुत बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और चिल्ड्रन जो है उनको अपॉर्चुनिटीज़ और फैसिलिटीज़ दी जाए ताकि वो एक हेल्दी मैनर में डेवलपमेंट हो उनकी। मतलब कि जो बच्चे हैं उनको इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ फैसिलिटीज़ दी जाएँ। कुछ गरीब घरों से होते हैं, ठीक है, तो उनके लिए स्कॉलरशिप्स होती हैं। कई गाँव में ऐसे स्कूल्स बनाए जाएँ और काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़, जैसे कि किसी कोई कोई बच्चा खेलने कूदने में अच्छा है तो उसको उसी चीज़ में आगे बढ़ाया जाए। ठीक है। तो ये सर्टन गाइडलाइंस है आर्टिकल 39 की। और आर्टिकल 39A क्या कहता है? ये कहता है, 39A बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे जी। 39 तो हमने कर लिया, 39A के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि फ्री लीगल एड टू पुअर एंड वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अगर कोई पुअर इंसान एक नॉर्मल लेटर भी लिख देता है, नॉर्मल लेटर टू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कॉग्निजेंस ले लेगा, मतलब कि उस पर्टिकुलर लेटर को एक्सेप्ट कर लेगा और उस पर एक्शन लेगा, क्योंकि ये आर्टिकल 39 के अंडर आता है। ठीक है जी। तो हमारे चीफ जस्टिस जो हैं वो कॉग्निजेंस ले सकते हैं। ये बोथ हाई कोर्ट में भी हो सकता है और सुप्रीम कोर्ट में भी हो सकता है। ठीक है जी। तो ये जो है फ्री लीगल एड है, और आपने देखा होगा कि काफ़ी जगहों पे लीगल कैंप्स लगे होते हैं, फ्री लीगल कैंप्स लगे होते हैं। कोई गरीब इंसान जिसके हक की लड़ाई वो नहीं लड़ सकता है तो उसके लिए भी ये कैंप्स इंश्योर किए जाते हैं। ठीक है जी। चलिए अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो बॉम्बे मिल एंड मिल हैंड एसोसिएशन ये कौन से ईयर में इस्टेब्लिश हुआ था? अब ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट क्यों है वो आंसर के बाद बताऊंगा। तो बताइए ये कौन से ईयर में इस्टेब्लिश हुआ था? तो इसका सही जवाब है 1890। अब इसके बारे में हम जानते हैं कि ये इम्पॉर्टेंट क्यों है। ठीक है जी। ठीक है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये नारायण मेघाजी लोखंडे ने, सॉरी, ये थोड़ी एडिटिंग मिस्टेक है, इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। ये है 1890। ठीक है जी।
एडिटिंग मिस्टेक के लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो नारायण मेघाजी लोखंडे जी ने 1890 में ये फाउंड की थी, और इनको फादर ऑफ ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन इंडिया भी कहा जाता है। देखिए, हमने पहले भी देखा था कि 18 सेंचुरी में लेबर रिफॉर्म्स कितने ज़्यादा हो रहे थे, तो आप देखिए कि 18 सेंचुरी कितनी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है जी। और ये दीन बंधु समाचार जो वीकली मराठी लैंग्वेज न्यूज़पेपर है, उसके भी एडिटर रह चुके हैं। अब देखिए, एक और क्वेश्चन निकल आया, आपका मॉडर्न हिस्ट्री का भी यहाँ से क्वेश्चन आ गया। ठीक है जी। और उन्हें राव बहादुर का टाइटल भी दिया गया ब्रिटिश राज के द्वारा, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2005 में पोस्टेज स्टैंप भी उनकी रिलीज़ की थी। तो हमें याद रखना है कि अगर आपसे पूछते हैं कि हु इज़ द फादर ऑफ ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन इंडिया, तो जी वो है नारायण मेघाजी लोखंडे। ठीक है जी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके, तो इसमें है कि अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस टू बी एबल इन इज स्टेटेड इन, जो अनएम्प्लॉयमेंट का रोज़गार भत्ता कहते हैं जिसे हिंदी में, वो किस एक्ट के अंडर स्टेट किया गया है। और हमारे पास चार ऑप्शन है: एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट 1948, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। अब ये क्वेश्चन क्यों आया है यहाँ पे, वो भी हम देखेंगे, क्योंकि कोविड-19 में बहुत डेवलपमेंट हुई है। ठीक है, काफ़ी चीज़ों की डेवलपमेंट हुई है, तो उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो अब ये एक स्कीम है, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। ठीक है जी। और ये एक वेलफेयर स्कीम है। ठीक है, जो कि इम्प्लीमेंट की जाती है किसके द्वारा? एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की। तो अगर आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना जो है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, तो ये एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के थ्रू होती है। ठीक है जी। और ये कैश ऑफर करते हैं कॉम्पनसेशन उन इंश्योर्ड इंसानों का जब वो अनएम्प्लॉयड होते हैं। ठीक है जी। अगर कोई अनएम्प्लॉयड हो जाता है तो उसको कैश इंसेंटिव मिलता है, जिन्होंने इंश्योरेंस ली होती है इसमें। ठीक है जी। तो अब क्या हुआ कि कोविड-19 में जो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस था वो जून 30 2021 तक बढ़ा दिया गया था। ओके जी। अब हुआ क्या कि स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने अनाउंस किया कि जो वर्कर्स हैं वो डायरेक्टली 50% क्लेम कर सकते हैं, जो उनका एवरेज है। जो पहले जो था ये 25% था, इसमें अब इन्होंने क्लेमेज बढ़ा दी कि 50%, और जो कि पेबल है 90 दिन की जॉबलेसनेस पे। मतलब कि अगर 3 महीने की जॉबलेसनेस में है तो आप इसका क्लेम कर सकते हैं। और ये मार्च से लेके दिसंबर 2020 तक वैलिड था, और उसके बाद एक्सटेंड कर दिया था जून 30 2021 तक बिकॉज ऑफ कोविड-19। तो आप देख सकते हैं कि कोविड-19 की वजह से लेबर रिफॉर्म्स बहुत ज़्यादा आए। ठीक है, हमारे कंट्री में सबसे ज़्यादा तो इफ़ेक्टेड क्लास थी वो लेबर क्लास ही थी। आपको याद होगा कि सोनू सूद जी, जिन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया था महाराष्ट्र में, उन्होंने कितने ज़्यादा लेबर क्लास को वापस भिजाया था। तो एक बहुत ही बड़ी बैकबोन भी है हमारी, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या भी आ गई थी। ठीक है जी। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन है कि हर फैक्ट्री जो है वो एक टॉयलेट और एक सूटेबल वॉशिंग फैसिलिटी सेपरेटली करेगा प्रोवाइड, हर फैक्ट्री, फॉर यूज़ ऑफ मेल एंड फीमेल वर्कर्स। अब इस क्वेश्चन से पहले एक डाउट मेरे मन में भी आया था, और शायद कुछ लोगों के मन में भी आएगा कि सर मेल फीमेल है, ट्रांसजेंडर्स के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हैं। ठीक है जी। तो इसके बारे में भी हम करेंगे, बट आप पहले इसमें आंसर देखते हैं कि कौन सा इसका आंसर है। राइट। तो जी इसका आंसर है सेक्शन 42। याद रखने वाली बात है। ठीक है, आप इस लेक्चर को फिर से देखिएगा। आप, मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पेन पेपर ले लीजिए, लिखते रहिए,
क्वेश्चंस को, अपने डाउट्स को लिखते रहिए, पढ़ते रहिए। हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको बेस्ट एमसीक्यूज़ दें, लेकिन तैयारी का मतलब वही है कि आप क्यूज़ लें, उन चीज़ों को पढ़ें, चार और चीज़ें पढ़ें, एग्ज़ाम में कुछ भी टकरा सकता है। ठीक है जी। तो अब हम सेक्शन 42 के बारे में पढ़ेंगे कि है क्या ये। ठीक है। सेक्शन 42 किस बारे में है? ये वॉशिंग फैसिलिटीज़ के बारे में बात करता है, और ये सेक्शन 42 फैक्ट्रीज़ एक्ट 1948 है। ठीक है जी। अब बोलेंगे सर फैक्ट्रीज एक्ट ही करवा दिया आज आपने, ये बहुत छोटा किया हुआ है, अभी आपके बहुत क्वेश्चंस आते रहेंगे इससे, काफ़ी एक्ट से। ओके जी। तो ये भी क्या कहता है कि हर फैक्ट्री में एडुकेट और सूटेबल फैसिलिटी होनी चाहिए वॉशिंग की, और जो उसकी मेंटेन्ड भी होनी चाहिए, जो कि वर्कर्स यूज़ करेंगे। ठीक है जी। मतलब कि आपकी वॉशिंग की एडुकेट फैसिलिटी होनी चाहिए जो कि वर्कर्स यूज़ करेंगे, और वो सेपरेट और एडुकेट स्क्रीनिंग फैसिलिटी भी होनी चाहिए। अब ये क्या चीज़ है स्क्रीनिंग फैसिलिटी? देखिए फैक्ट्रीज़ में क्या होता है कि जब भी वर्कर्स आते हैं, बड़े फैक्ट्रीज़ में क्या होता है कि आपकी स्क्रीनिंग होती है। आप मूवी थिएटर्स में भी देखते हैं, और ये सिर्फ फैक्ट्रीज़ के लिए नहीं है। आप जब कहीं पे मूवी थिएटर्स में जाते हैं तब भी देखते हैं कि मेल और फीमेल की चेकिंग होती है। तो वो जो स्क्रीनिंग फैसिलिटी है, राइट, वो अलग अलग होनी चाहिए। यूजुअली ऐसा ही होता है, मेल और फीमेल के लिए भी होती है, और जो ट्रांसजेंडर्स हैं उस पे भी आने वाले हैं। बट नॉर्मली ट्रांसजेंडर्स जो होते हैं वो उनके पास ऑप्शन होता है कि वो मेल में जाना चाहते हैं फीमेल में। ठीक है जी। और ऐसी फैसिलिटी जो है वो हमेशा एक्सेसिबल होनी चाहिए और हमेशा साफ़ सुथरी होनी चाहिए, वॉशिंग फैसिलिटी। ठीक है जी। वॉशिंग फैसिलिटी और टॉयलेट फैसिलिटी। ठीक है। अब ये ट्रांसजेंडर वाला जो हम बात डिस्कस कर रहे थे उस पे आते हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी फैक्ट्री और क्लास, ठीक है जी, और डिस्क्रिप्शन ऑफ फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो भी है, उसमें ना स्टैंडर्ड ऑफ एडुकेट एंड सूटेबल फैसिलिटी ऑफ वॉशिंग बना सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप ट्रांसजेंडर के लिए भी टॉयलेट्स कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा पढ़ेंगे तो पंजाब यूनिवर्सिटी में ट्रांसजेंडर टॉयलेट्स का प्रावधान कुछ सालों पहले बनाया गया था। ठीक है जी। और अब धीरे धीरे ये नई चीज़ें भी आ रही हैं, तो फैक्ट्रीज़ में भी ये चीज़ें हैं कि हम ट्रांसजेंडर्स को इक्वालिटी में देखते हैं, और उनके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए, इसलिए हम स्टेट इंश्योर करता है कि वो स्टैंडर्ड ऑफ एडुकेट एंड सूटेबल फैसिलिटी बनाए। ठीक है जी। तो इसी के साथ हमारा जो एमसीक्यू का सेक्शन है वो ख़त्म हुआ। प्लीज़ रिवाइज करते रहिए, रिवीजन इज़ इम्पॉर्टेंट, कीप राइटिंग। देखिए मेरी हैंड राइटिंग भी बहुत ख़राब है, बट यू कीप ऑन राइटिंग, क्योंकि जितना ज़्यादा रिवाइज़ करेंगे, जितना ज़्यादा लिखेंगे, और जितना ज़्यादा आप अपने दिमाग को खोल के चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, आप इस लेक्चर से चार नई चीज़ें निकालेंगे, उतना ही आपका फ़ायदा होगा। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।